Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. I know बहुत दिन से lectures नहीं आए हैं because there are some problems and I was also not well, इसलिए काफ़ी दिनों से मैं lectures upload नहीं कर पाई. I hope आप सब ने एग्जाम्स अच्छे से दिए होंगे. I think क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे चेक पॉइंट 1 के. I still not started correcting your papers because आज से मैं स्टार्ट करूँगी आपके पेपर्स भी करेक्ट करना. सो लास्ट क्लास जो भी हमने बच गए थे हमारे टॉपिक्स उसको हम कंप्लीट करते हैं. जल्दी से जल्दी हम आपका ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री खत्म करते हैं एंड होप सो शायद 21 से आपके स्कूल्स खुल सकते हैं. तो विल सी द सिचुएशन, हम देखेंगे किस तरह से होता है. इफ इट इज द केस देन मैं आने की कोशिश करूंगी एंड विल कंडक्ट द क्लासेस. जैसे भी शिफ्ट वाइज क्लास होगा या जैसे भी क्लास होगा विल ट्राई टू डू दैट. So yes, I think this is for what the introduction मैंने बता दिया जो भी है. अब हमने लास्ट क्लास जो पढ़ा था, हम सरफेस केमिस्ट्री इस चैप्टर में पढ़ रहे थे और हमने उसके बारे में आपको बताया था. एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर डिस्कशन चल रहा था हमारा. सो एंजाइम कैटालिसिस के बारे में जब मैंने आपको बताया था, सो आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स, राइट. इसमें एग्जाम्पल्स में आपको मैंने इन्वर्टेज एंजाइम, जाइमेज, डाइटेज, माल्टेज, यूरेज, पेप्सिन, ये सब एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या यूज होते हैं, हमने आपको बताया था. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. मतलब जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये एंजाइम कैटालिसिस के. ठीक है, हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं. तो एज पर आपकी बुक, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ईजी है, दैट्स वाई आई थॉट आई विल गो विद एनसीईआरटी बिकॉज इट इज इंस्ट्रक्टेड टू मी दैट नाउ अभी हमें कुछ भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में रखा है, क्योंकि बोर्ड के टाइम भी नजदीक आ रहा है. तो हमें जो भी बुक में दिया हुआ है वी हैव टू फॉलो दैट एंड वी हैव टू कीप ऑन दैट, राइट. सो यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट. सो एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम. सो बेसिकली एंजाइम कैटलिस्ट इज यूनिक इन इट्स एफिशिएंसी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी. बेसिकली जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो नॉर्मल हमारे कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनसे ये बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं. ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, वही पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे एक्ट करते हैं एंड इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, बहुत ज्यादा होती है एफिशिएंसी. दे आर व्हाट एंजाइम कैटलिस्ट इज यूनिक इन इट्स एफिशिएंसी एंड दे हैव व्हाट हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है. ठीक है, इनमें The following are the characteristics are exhibited by enzyme catalysis. मतलब ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं जो characteristics हैं जो कि enzyme catalyst exhibit करते हैं. The first characteristic is what? They are most highly efficient. मतलब ये बहुत ज्यादा highly efficient होते हैं. Efficient का मतलब क्या हुआ हमारा? Efficient बोलने का मतलब ये हुआ कि 1 molecule of an enzyme may transform 1 million molecules of reactant per minute. मतलब अगर आप एक मोल, सिर्फ इतना छोटा सा अमाउंट ले रहे हो, अगर आप बहुत छोटा सा, लेट इट बी बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, एंजाइम कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, वो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक नॉर्मल रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. ठीक है, आपका फॉर एग्जाम्पल the first point that we have studied is what? most highly efficient. ठीक है, ये क्या होते हैं? highly efficient होते हैं. क्या होते हैं? highly efficient होते हैं. so highly efficient का मतलब क्या होता है? ये बहुत efficient, like for example आपका reactant से product बन रहा है. ठीक है, फॉर मेकिंग दिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेट इट बी सम अमाउंट 1 मोल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट भी यूज करना. 1 मोल तो आपको पता ही क्या होता है. सो 1 मोल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट यूज करने से भी 1 मोल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट यूज करने से भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. मतलब ये बेसिकली जो 1 मोल एंजाइम है ये आपके 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बना सकता है. मतलब सोचिए आप 1 मोल एंजाइम 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. मींस अगर आप एक चुटकी भी डाल देंगे, ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट बहुत कम अमाउंट में, बहुत लेस अमाउंट में डाल देंगे तो भी आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में वो एनहांस कर देगा रेट को. सो आपको बहुत ज्यादा, जैसे नॉर्मल कैटलिस्ट में क्या होता है, हमको सम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट लेना पड़ता है, कभी ज्यादा लेना पड़ता है, कभी कम लेना पड़ता है. बट एंजाइम कैटलिस्ट आप थोड़ा सा भी लोगे तो ये आपका प्रोडक्ट बना देगा डिजायरेबल. दैट्स वाई इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज हाईली एफिशिएंट बोला जाता है इसको. ठीक है, नाउ व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट क्या है? ये इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. क्या है ये? एकदम हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है. हाईली स्पेसिफिक इन नेचर मतलब ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ए गिवन रिएक्शन. हाँ,
जैसे कि हमारा नॉर्मल कैटलिस्ट हमने बताया था आपको, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मल पैलेडियम के केस में बताया था, आपको हेबर्स प्रोसेस बताया था, ओस्वाल्ड प्रोसेस बताया था। वैसे इंजाइम के केस में भी अगर हम, ये इंजाइम क्या होते हैं, बेसिकली बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर आपको फॉर ए गिवन रिएक्शन यू हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर इंजाइम ओनली, ठीक है, वही इंजाइम देना पड़ेगा। अगर कोई और इंजाइम दोगे तो वो रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, ईच इंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ए गिवन रीजन, दैट इज वन कैटलिस्ट कैनॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। मतलब अगर आपने एक इंजाइम कैटलिस्ट यूज किया है, ठीक है, वो कैटलिस्ट सिर्फ उसी रिएक्शन के लिए काम करेगा, वो कोई डिफरेंट रिएक्शन के लिए काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप कोई एक इंजाइम कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, वो पर्टिकुलरली एक रिएक्शन के लिए काम करेगा, वो अदर रिएक्शन के लिए नहीं काम करेगा। अगर दूसरा इंजाइम कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, वो दूसरे रिएक्शन के लिए काम करेगा, किसी तीसरे रिएक्शन के लिए काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इंजाइम यूरेस। यूरेस क्या है, कैटलाइसिस द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया ओनली। मतलब क्या करता है, यूरेस जो एक इंजाइम है वो क्या करता है, कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस किसका, यूरिया का। और अगर आप यूरेस किसी और चीज में यूज करोगे तो उसमें वो कुछ भी काम नहीं करेगा। यूरेस इज बेसिकली, जो इंजाइम यूरेस है वो बेसिकली कैटलिसिस किसका करता है, वो कैटलिसिस में यूज होता है इन व्हाट प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया ओनली। मतलब यूरिया के हाइड्रोलिसिस में ही आप सिर्फ ये इंजाइम को यूज कर सकते हो, यूरेस इंजाइम को। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो आपके इंजाइम्स होते हैं, जो इंजाइम कैटलिसिस होती है, वो हाईली स्पेसिफिक होती है। इफिशिएंट तो होती है, साइड में हाईली स्पेसिफिक भी होती है, ठीक है। क्या लिखा है, इट डज नॉट कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ अनदर एमाइड। मीन्स बेसिकली क्या है, यूरिया क्या आपका एमाइड होता है, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है ना आपका NH2CO और यू कैन से NH2, राइट। ये कुछ फॉर्मूला होता है, यहाँ पे CP के डबल बॉन्ड होता है, NH2 होता है और यहाँ पे भी NH2 होता है। तो बेसिकली जो यहाँ पर हम इंजाइम यूज करते हैं यूरेस, व्हाट, यूरेस, ठीक है, जो कि हाइड्रोलिसिस करता है यूरिया का, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया का। तो यहाँ पर सिर्फ ये यूरेस इसी रिएक्शन पे काम हो सकता है, इसी एमाइड, ये एमाइड बोला जाता है ना ये पूरे ग्रुप को। सो ये इसी एमाइड के लिए काम कर सकता है, ये कोई अलग एमाइड के लिए नहीं काम करता है। सो कौन से यूरिया के लिए काम कर सकता है और कोई अलग एमाइड के लिए काम नहीं करेगा, वही बोला हुआ है। इट डज नॉट कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी अदर एमाइड, इट ओनली हाइड्रोलिसिस व्हाट, यूरिया। तो ये वाला, नाउ ये भी एक चीज क्लियर हो गई। नाउ द थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है इट इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट, इट इज हाईली एक्टिव, ये एक्टिव रहता है हाईली अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा तो ये हाईली एक्टिव रहता है। तो इसका मतलब क्या है, द रेट ऑफ एन enzyme reaction become maximum at a definite temperature called the optimum temperature. On either side of the optimum temperature, the enzyme activity decreases. The optimum temperature range for enzymatic activity is 398 to 310 Kelvin. Human body temperature being 310 Kelvin is suited for enzyme catalyst reaction. क्या बोल के रखा है, ये enzyme catalyst reaction के लिए सूट करता है, ठीक है। अब देखो 273, आपको पता है यहाँ पे क्या कैल्विन की बात की है, आपको पता है कैल्विन इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 कैल्विन होता है, राइट। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या बोला है, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आपके जो कैटलिस्ट होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। सो क्या लिखा है, द रेट ऑफ इंजाइम बिकम्स मैक्सिमम एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। एक डेफिनेट टेम्परेचर पे जब इंजाइम का जो रेट होता है, और यू कैन से बोल सकते हैं इंजाइम की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम। द रेट ऑफ एन इंजाइम, जिस रेट से इंजाइम काम करता है वो एक टेम्परेचर पे, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम हो जाती है। और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बिलो या फिर अबव इंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर द इंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इंजाइम की एक्टिविटी बहुत इंक्रीज रहती है और उसकी अदर टेम्परेचर पे क्या होती है, इंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्या लिखा है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटी। एक जो टेम्परेचर का जो रेंज है इंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए वो 298 कैल्विन से लेके 310 कैल्विन। 310 कैल्विन मतलब आपका नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। आपको पता है 1 कैल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 कैल्विन, राइट। तो जो आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो इंजाइम एक्टिविटी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 298 से 310 कैल्विन के बीच रहता है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी का हमारा अगर कैल्विन में टेम्परेचर बोला जाए तो होता है हमारा 310, ठीक है। बिकॉज 1 डिग्री सेल्सियस इज व्हाट 273 कैल्विन टेम्परेचर होता है। नाउ
This is I think also clear. Now the fourth one. Fourth one is what? Highly active under optimum pH. किसके अंदर हाईली एक्टिव होता है अंडर ऑप्टिमम पीएच? पीएच के अंदर हाईली एक्टिव रहता है. अब ये ऑप्टिमम पीएच क्या है? द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर पीएच. जो इंजाइम का रेट होता है, ठीक है, इंजाइम द रेट ऑफ इंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, जो इंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं उनका जो पीएच जब मैक्सिमम होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच. और यू कैन से ऑप्टिमम, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को तो हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर. और जब रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन मैक्सिमम होता है एट ए पर्टिकुलर पीएच, कोई पीएच पे, आपको पता है ना पीएच का लेवल होता है 0 पे न्यूट्रल रहता है, इस साइड जाओगे तो एसिडिक होगा, इस साइड जाओगे तो बेसिक होगा, ठीक है. तो जब जो रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन मैक्सिमम होता है तो दैट पर्टिकुलर पीएच, जो पर्टिकुलर पीएच पे वो मैक्सिमम हो रहा है, उस पर्टिकुलर पीएच को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं. विच इज इन बिटवीन. कौन सा ऑप्टिमम पीएच किसके बीच में आता है? 5 to 7. थोड़ा सा 7 क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है. 5 की तरफ जाओगे मतलब ये थोड़ा एसिडिक, मतलब थोड़ा सा एसिडिक, रिलेटेड टुवर्ड लिटिल बिट एसिडिक, ठीक है. आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा. नाउ द फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम. आपका जो ये कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट है, वो भी आपका एक्टिविटी क्या करता है? इंक्रीज करता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स. किसके बीच में? एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम के बीच में वो क्या करता है? अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. कैसे करता है इंक्रीज? द एंजाइम एक्टिविटीज इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, जब हम कोई सर्टेन सब्सटेंसेस देते हैं, उसकी एक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. जिस तरह से एंजाइम काम कर रहा होता है वो उससे दुगना और काम करने लगता है, स्पीड में काम करने लगता है. तो वो जो पर्टिकुलर चीज जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहेंस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम बोलते हैं उसको हम, कोएंजाइम. सो बेसिकली क्या बोला था? इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम, ठीक है. एक्टिवेटर को ही हम कोएंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंजाइम के टर्म्स में. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन ए स्मॉल नॉन प्रोटीन दैट इज विटामिन इज प्रेजेंट विद एन एंजाइम द कैटालिटिक एक्टिविटी इज इनहेंस्ड. क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कोई एंजाइम है, ठीक है, आपने उसके साथ एक नॉन प्रोटीन, मतलब मान लो आपने क्या ले लिया? आपने एक विटामिन ले लिया, ठीक है, उसको मिला के आपने एक एंजाइम के साथ रिएक्शन कराया. मतलब कोई रिएक्शन में आपने एंजाइम के साथ एक विटामिन भी यूज कर लिया, नॉन प्रोटीन, ठीक है, आपने कोई विटामिन भी यूज कर लिया साथ में. दैट पर्टिकुलर विटामिन वर्क एज व्हाट? दैट वर्क एज कोएंजाइम, राइट. वो कोएंजाइम के जैसे काम करेगा और वो क्या करेगा? वो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, जिस तरह से रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन को और इनहेंस, जल्दी फास्ट करा रहा है, कुछ भी तरीके से तेज हो रहा है, किसी मीन से रेट बढ़ रहा है एंजाइम का, वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि आपने नॉन प्रोटीन विटामिन यूज किया है, नॉन प्रोटीन दैट इज विटामिन यूज किया है अलॉन्ग विथ किसके साथ? एंजाइम के साथ. तो ये आपका क्या हो गया? ये नॉन प्रोटीन विटामिन आपका क्या हो गया? ये आपका कोएंजाइम हो गया. क्या हो गया? कोएंजाइम हो गया, ठीक है. एंड उस वजह से क्या होगा? आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इनहेंस्ड हो जाएगी, हो जाएगी एनहेंस्ड हो जाएगी, ठीक है, कंसिडरेबली. नाउ एक्टिवेटर्स. एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? ये हमने कोएंजाइम. एक्टिवेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? आर जनरली मेटल आयंस. क्या होते हैं? मेटल आयंस सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, ये कोबाल्ट, ठीक है, CO आपका कोबाल्ट होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, एक्सेट्रा. These metal ions when weakly bonded to enzyme molecules increases their catalytic activity. So अगर आपको बोला जाए, आपने कोई एंजाइम पता चल गया है जो बेसिकली आपके एंजाइम के साथ मिक्स करके एंजाइम की रिएक्टिविटी बढ़ा देता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, इसका वर्क करने का तरीका बढ़ा देता है, उसको हम कोएंजाइम बोलते हैं ना. एक्टिवेटर्स. सो बेसिकली जो एक्टिवेटर्स, जनरली जितने भी एक्टिवेटर्स होते हैं वो आपके मेटल्स ही होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस, सोडियम का आयन, मैग्नीशियम का आयन, ठीक है, कोबाल्ट का आयन, कॉपर का आयन. ये बेसिकली क्या होते हैं? जब ये एंजाइम के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं? एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ा देते हैं. व्हेन दे किसके साथ? एंजाइम के साथ वीकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं? एंजाइम की क्या करते हैं? एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं. इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. फॉर एग्जाम्पल व्हाट? एमाइलेज. इन प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज एक आपका एंजाइम है, ठीक है, मैंने आपको बताया था एमाइलेज एक एंजाइम होता है. वो एंजाइम क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट, राइट, वो सोडियम क्लोराइड क्या देगा? आपका Na+ देगा ना. Na+ आपका मेटल हो गया, ठीक है, सोडियम तो मेटल ही है, राइट. तो Na+ आपका मेटल देगा और Na+ आयन जब उसमें जाएंगे तो जो Na+ आयन एंजाइम के साथ मिलके क्या करेंगे? कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देंगे. सोडियम आयंस आर कैटालिटिकली वेरी एक्टिव, और ये कैटालिटिकली वेरी एक्टिव होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे. क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज व्हाट? लास्ट वन क्या है?
इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन। इन्फ्लुएंस होके हमने अपने आप पढ़ लिया इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम। कोएंजाइम या एक्टिवेटर के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इंजाइम्स भी, ठीक है, सेम एज आपका नॉर्मल कैटलिस्ट भी। तो वैसे इंजाइम कैटलिस्ट भी आपका क्या करते हैं, एक्टिविटी बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन। इनहिबिटर और पॉइजन के बीच में क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये लिखा है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन। लाइक ऑर्डिनरी नॉर्मल जो कैटलिस्ट होते हैं, इंजाइम्स ऑल्सो इनहिबिट आर पॉइजन बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। जैसे नॉर्मल कैटलिस्ट को भी हम पॉइजन देके रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा है, आप नहीं चाहते वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में हो, उसको रोकना चाहते हो, तो आप उसमें क्या करोगे, इनहिबिटर ऐड करोगे और यू कैन से पॉइजन ऐड कर दोगे, ताकि वो आपका रिएक्शन रुक जाए, ताकि वो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, जो पर्टिकुलर रिएक्शन की जो कैटलिस्ट की जो आपने कैटलिस्ट दिया है, जिसकी वजह से जो उसकी रिएक्शन की एक्टिविटी बढ़ गई है, उसको रोकने के लिए, जो कैटलिस्ट के इफेक्ट को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, इनहिबिटर देते हैं, ठीक है, इनहिबिटर और यू कैन से पॉइजन। सो वेनेवर हम ये नॉर्मल कैटलिस्ट में दें या फिर हम इंजाइम कैटलिस्ट में दें, तो क्या करता है, ये बेसिकली इंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको हैम्पर करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट, जो नॉर्मली ऑर्डिनरी हमारे कैटलिस्ट होते हैं, इंजाइम और ऑल्सो इनहिबिटेड और पॉइजन, वो भी पॉइजन किए जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। किसकी सब्सटेंसेस, सर्टेन सब्सटेंस की मदद से पॉइजन किए जाते हैं। द इनहिबिटर और पॉइजन इंटरैक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन द इंजाइम सरफेस। वो क्या करते हैं, इनहिबिटर्स जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है इंजाइम में, उसके साथ वो इंटरैक्ट करते हैं एंड ऑफन रिड्यूस और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। सी, कोई भी इंजाइम है उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये इनहिबिटर और पॉइजन क्या करते हैं, जाके डायरेक्टली वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी इंजाइम ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, कोई इंजाइम यहाँ पे OH ग्रुप है। अब ये पॉइजन और इनहिबिटर क्या करेंगे, जाके डायरेक्टली इस ग्रुप पे अटैक करेंगे और इस ग्रुप पे अटैक करते रहेंगे अंटिल अनलेस क्या करेंगे, ये जो इस यूनिट, जो फंक्शनल यूनिट है और ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको पूरा कंप्लीटली रेड्यूस और यू कैन से पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर देते तब तक। वंस इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइम की जो टोटल एक्टिविटी है वो अपने आप से रिड्यूस हो जाएगी। वही लिखा हुआ है, द इनहिबिटर ऑफ पॉइजन इंटरैक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन द एंजाइम सर्फेस। एंजाइम सर्फेस के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप से इंटरैक्ट करते हैं और ऑफन हर टाइम, मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, वो रेड्यूस एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्या, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। The use of many drug is relatable to their action as enzyme inhibitor। हमारी बॉडी में भी जब हम बहुत सारी मेडिसिन या ड्रग लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारी इंजाइम, जो नॉर्मल हमारा बॉडी में बहुत सारे इंजाइम्स वर्क करते हैं ना हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए, तो जब हम ये सब ड्रग वगैरह लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी की जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो हमारा इंजाइम्स कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजाइम रिएक्शन कर रहे हैं, हमारा कैटालिटिक फूड डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सब ज्यादा ड्रग या मेडिसिन लेने से आपकी वो इंजाइम एक्टिविटी को वो स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव केस में भी ले सकते हो और नेगेटिव केस में भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फीवर है, ठीक है, आपकी जो फीवर वाली सेल क्रिएट हो रही है, आपने बाहर से दवाई ली, वो जाके आपकी फीवर वाले सेल फंक्शनल ग्रुप पे जाके अटैक करने लगेंगे जो दवाई आपने ली और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी तो आप ठीक हो जाओगे, राइट। तो उसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। सो देयर आर मेनी ड्रग्स इज रिलेटेड टू देयर एक्शन एज एंजाइम इनहिबिटर इन द बॉडी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म क्या होता है एंजाइम कैटालिसिस का। सो बेसिकली देयर आर ए नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स आपको पता है, जो कि ना तो आपके प्रॉपर सोल्यूशन होते हैं, ना ही आपके प्रॉपर सस्पेंशन होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोलाइड्स, ठीक है। बेसिकली कोलाइड जो हमको दिखता है, जो अच्छे से कंप्लीटली डिजोल्व भी नहीं होता है या फिर पूरा सस्पेंडेड भी नहीं होता है, वो होता है कोलाइड, ठीक है। सो बेसिकली क्या बोला है, देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज, बहुत सारी कैविटीज प्रेजेंट होती है सरफेस, किसके सरफेस पे, कोलाइड पार्टिकल्स के सरफेस पे, इंजाइम के कोलाइड पार्टिकल के सरफेस पे बहुत सारी कैविटीज प्रेजेंट होती है। ये जो कैविटीज होती है, दीज कैविटीज आर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शेप। क्या होती है, ये जो कैविटीज होती है वो कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, उनका बहुत पर्टिकुलर शेप होता है एंड दे पॉजेसेस एक्टिव ग्रुप्स। उनके अंदर एक्टिव ग्रुप भी प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, N2, COH, SH, OH एक्सेट्रा। दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जब भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं ये एक्टिव ग्रुप को, इसको बेसिकली एक्टिव सेंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंटर्स, ठीक है। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंटर्स बोलते हैं। एंड एक्टिव सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम पार्टिकल, ये बेसिकली कहा जाता है, ये जो ग्रुप जहां पे अटैच रहते हैं उनको बोला जाता है एक्टिव सेंटर्स, ठीक है। किसकी सरफेस पे, एंजाइम की सरफेस पे, ठीक है, ऑन एंजाइम्स ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल्स। द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट,
जो मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप, उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है, फिट इनटू द कैविटीज जस्ट लाइक ए की फिट इनटू लॉक। बेसिकली क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो इस इंजाइम के साथ जाके ऐसे फिट हो जाता है जैसे कि इंजाइम एक की है और जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लॉक था, जैसे लॉक एंड की में जैसे की घुस जाती है ना, वैसे ही इसमें फिट हो जाता है। सो ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव ग्रुप एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही जो इंजाइम है आपका और जो आपकी रिएक्टेंट में थोड़ा बहुत स्पेस था उसमें जाके आपका इंजाइम लॉक हो जाएगा। तो वंस लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फर्दर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, विच आफ्टरवर्ड्स डिकम्पोज टू यील्ड द प्रोडक्ट, और अगेन वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना देगा। क्या करेगा, प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगी आपको 2 स्टेप में, ठीक है। Thus, the enzyme catalyst reaction may be considered to be proceed in 2 steps। किस स्टेप में, 2 स्टेप में प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, इसको एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन को। द फर्स्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है आपका क्या, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। सबसे पहला स्टेप होता है आपका बाइंडिंग किसका, एंजाइम का सबस्ट्रेट से, ठीक है। 1 मिनट। Sorry for the interruption. Yes. Enzyme catalyst reaction may be considered to proceed in 2 steps। जो enzyme catalyst reaction है वो 2 स्टेप में होता है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहला आपका बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। एंजाइम आपका सबस्ट्रेट के साथ बनता है टू फॉर्म व्हाट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मान लो सबस्ट्रेट आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट के लिए एस यूज किया है, इंजाइम के लिए यूज है, ये दोनों आपस में मिलके ईएस बना लिया। ये क्या हो गया, इसको हैश दे दिया, ठीक है ना, स्टार मान लो। तो ये जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सेकंड स्टेप क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन होगा और उसमें से प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसका डिकम्पोजिशन होगा, इसमें से इंजाइम निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको हम अब एक डायग्राम और उसके साथ समझते हैं, ठीक है। ये जो आपके बुक में बहुत अच्छे से सुंदर से एक्सप्लेन किया है, ये है आपका इंजाइम ई, ये है सबस्ट्रेट एस। ये दोनों आपस में मिलके, ये इंजाइम है, इंजाइम को पता है उसमें की जैसा होता है, और सबस्ट्रेट आपका थोड़ा लॉक जैसा होगा, उसमें कुछ कुछ होल्स रहेंगे, कुछ कुछ गैप्स रहेंगे, उसमें आपका इंजाइम एकदम आके फिक्स हो जाएगा। जो इंजाइम इसमें आके एकदम एक्यूरेटली फिक्स हो जाएगा वो उसके साथ एकदम कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बनेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस, ठीक है। और ये उसके बाद अगेन डिकम्पोजिशन होगा और इसमें से इंजाइम और प्रोडक्ट आपस में निकल जाएंगे। तो देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका की के टाइप की इंजाइम है, आपका कोई कैटलिस्ट है बॉडी के अंदर, मान लो ये आपका इंजाइम है, ये आपने कुछ खाया, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, ये इंजाइम जाके इसके साथ सबस्ट्रेट के साथ, देखो ये की की तरह, मतलब आप ये मत सोचो यही एक इंजाइम, बहुत सारे इंजाइम होंगे अलग अलग, और ये भी बहुत सारे सबस्ट्रेट होंगे। तो बहुत सारे इंजाइम जाके उसमें फिट होंगे जहां पर ये एकदम एग्जैक्टली फिट हो सकते हैं, लॉक एंड की मेथड, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना ये की है, ये लॉक है, इसमें जाके फिट हो जाएंगे। तो ये इसकी एक्टिव साइट है। मैंने क्या बोला था, रिएक्टेंट के पास कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव साइट्स रहती हैं। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री उनके पास एक्टिव साइट्स रहती हैं। तो आपके जो इंजाइम कैटलिस्ट है, ये इंजाइम कैटलिस्ट, ये सबस्ट्रेट के साथ आके जाके यहाँ पर अटैच हो गया, ये लॉक जैसा सिस्टम बना लेगा। ये है इंजाइम, ये आपका सबस्ट्रेट। ये क्या था आपका इंजाइम कैटलिस्ट, ये आपका सबस्ट्रेट जो कि रिएक्टेंट है, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट और क्या, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो डिकम्पोजिशन, किसका होगा, डिकम्पोजिशन। ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें से अगेन इंजाइम निकल जाएगा। मैंने बोला ना, इंजाइम डजंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जैसे मैंने बोला था कैटलिस्ट डजंट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इट ओनली इनहैंस द एक्टिविटी और द रेट ऑफ द रिएक्शन, बट इट डजंट इन्वॉल्व द रिएक्शन। वैसे ही इसने सिर्फ इसकी एक्टिविटी को तेज बढ़ा के प्रोडक्ट बनाने में मदद की। इसमें लॉक हो गया, फिट हो गया, आफ्टर दैट ये इसमें से बाहर निकल गया, डिकम्पोजिशन हो गया। किसका, डिकम्पोजिशन हो गया इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, एंड टू फॉर्म व्हाट, प्रोडक्ट। और आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली यही था, आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट जैसा मानेंगे, इंजाइम आके उसमें फिट हो जाएगा, इंजाइम उसमें जब फिट हो जाएगा, एकदम अटैच हो जाएगा, टाइटली उसको पैक कर लेगा, लॉक कर लेगा, तो वो आपका इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और यू कैन से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। और उसमें से अगेन डिकम्पोजिशन हो जाएगा ऑफ क्या, एक्टिवेटेड आपका कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन हो जाएगा टू फॉर्म क्या, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका प्रोडक्ट निकल गए। तो ये जो इंजाइम कैटलिस्ट है वो 2 स्टेप में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए। जो इंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन में बी कंसिडर टू बी प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। 1 इज बाइंडिंग ऑफ इंजाइम टू सबस्ट्रेट, पहले इंजाइम आके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसके साथ बाउंड करेगा। दूसरा चीज ये है, स्टेप 2 इज व्हाट,
द डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब डिकम्पोजिशन होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, वन जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन चुका है उसमें से आपका प्रोडक्ट बनने के लिए डिकम्पोजिशन होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। तो आई थिंक अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, एंजाइम कैटलिस्ट का मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। कौन कौन से कैटलिस्ट हैं जो यूज होते हैं इंडस्ट्री में, जो कि आपका यहाँ पर हमने पढ़ के रखा है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निकल कैटालिटिक प्रोसेसेस आर लिस्टेड इन टेबल 5.3 टू गिव एन आइडिया अबाउट द यूटिलिटी ऑफ कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। सो हमने पता था हेबर्स प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करते थे, कैटलिस्ट हमें पता है, हम आयरन यूज करते थे, ठीक है। आयरन विद मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम आपका क्या था, एज प्रमोटर, ठीक है। वही हेबर्स प्रोसेस, देखो आपका ये आपको मैंने पढ़ा रखा है हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पर हम फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज करते हैं एट कैटलिस्ट, उसके साथ मॉलिबेडनम जो होता है एज प्रमोटर की तरह यूज करता है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है। बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिविटी बढ़ाता है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये था कंडीशन वगैरह सब तो आपको पता ही है, सब कंडीशन देख लो, क्या 200 बार कंडीशन रहती है, टेम्परेचर इतना रहता है, ठीक है। और नाउअडेज क्या है, ए मिक्सचर ऑफ आयरन डाइऑक्साइड ऑल्सो यूज कर सकते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो यूज कर सकते हैं आयरन की जगह पे, ठीक है। ओस्वाल प्रोसेस भी मैंने बताया था, वहां पर हम प्लैटिनम यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, टेम्परेचर 573 रहता है, आपको पता ही है। ओस्वाल प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है ओस्वाल्ड प्रोसेस से। नाउ थर्ड वन क्या है आपका, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। उसमें हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं अगेन प्लैटिनम, एस्बेस्टस यूज करते हैं, और यकीन हम अभी आजकल हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर इसके बीच में रहता है, 673 टू 700 के बीच में टेम्परेचर रहता है। सो स्टूडेंट आई थिंक दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। ज्यादा लंबा नहीं करते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी बाकी चीज कोलाइड्स के बारे में पढ़ाऊंगी, यस कोलाइड्स के बारे में पढ़ाऊंगी, और ये जो कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आप भी इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, अच्छे से कीजिए सॉल्व सारी चीजें। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।